हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मैं अंकित कुमार आज आप सभी को उस महत्वपूर्ण विषय कोरोना महामारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने कईयों का जीवन उनसे छीन लिया। किसी के पिता तो किसी की माता, किसी के भाई बहन, किसी के दादा दादी और भी कई सगे संबंधी उन्हें छोड़ हमेशा के लिए सो गए। जिसके जीवन में आय का अब तक एक ही स्रोत था, उसके चले जाने पर तो जैसे उस परिवार पर तो पहाड़ ही टूट गया हो। उनकी तो रोटी पर भी संकट आ गए। मैंने कई परिवार के लोगों को देखा है, उनकी हालत देख तो कभी रोना भी आ गया। यहाँ जहाँ हम रोटी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो उनके सांस पर भी आफत आई है। कितनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण त्याग दिए। मेरे पास में ही एक आंटी थी, उनके 2 बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची हैं। वह अपने पति और उनके भाई के परिवार के साथ रहती हैं। उन आंटी का हाल ही में कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी होने पर उनकी मृत्यु हो गई। जब एम्बुलेंस उनके घर आया तो उनका बच्चा जो कि 5-6 साल का है और बच्ची जो कि 11-12 साल की है, वह दोनों उस एम्बुलेंस को देख रहे थे। तो उनके पापा ने कहा कि प्रणाम कर लो। उस बच्चे को यह भी नहीं पता था कि जिन्हें वह प्रणाम कर रहा है वह उसकी मम्मी है। उसकी बहन को हालांकि पता है। वह हर अगले दिन अपने पापा और बहन से पूछता है कि मम्मी कहाँ गई, कब आएगी। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि जब उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी अब कभी नहीं आएगी तो उसे कैसा महसूस होगा। यह सोचते ही मुझे रोना आ रहा है। वह तो पूरा टूट जाएगा। एक और केस देखा जहाँ बेटी अपने पिता के मुख में अपनी सांसें फूंक रही है क्योंकि वह ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर पाई। हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह उन्हें बचा नहीं पाई। वह फफक फफक कर रो रही थी। अब उसकी क्या गलती थी भला। इसी बीच एक कलयुग का श्रवण कुमार आता है। उसकी माता की सांसें फूल रही थी। उसे अपनी माता को अस्पताल में ले जाना था। उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे गांव में रहता था और अस्पताल की दूरी बहुत अधिक थी। उसने अपनी मां को तब तक जीवित रखने के लिए अपने दोस्त के यहाँ से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन लाई। उसे जनरेटर से चलाया। रास्ते भर मां को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए उसने बहुत गजब का बंदोबस्त किया और अपनी मां को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। ऐसे श्रवण कुमार को मेरा सत नमन। इधर लोग इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से काला धन कमाना है। वह हॉस्पिटल या कंपनी से ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, इंजेक्शन और भी कई वस्तुओं को सस्ते दाम में लेकर उसे महंगे दामों में मरीजों को बेच रहे हैं। मैं उन काला बाजारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के और भी सही जरिए हैं। जो पैसे किसी की जान दांव पे लगा दे वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, बल्कि वह किसी काम के नहीं होते। विपत्तियों का समय अपने अंदर इंसानियत को उजागर करने का अवसर होता है। आप अभी तक खुद के लिए जीते आए हैं, तब आपको कालाबाजारी कर पैसे कमाने पड़ रहे हैं। आज से एक बार दूसरों के लिए जी के देखिए। अगर आप समर्थवान हैं तो पैसों से अथवा भोजन से या अन्य किसी माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाइए। श्रीमद् भागवत में एक तथ्य है, उस तथ्य पर एक कहानी मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार एक धनी व्यक्ति ने ऐसी घोषणा कराई कि जो मुझे बताएगा कि मैं कैसे अपनी कमाई को मृत्यु के बाद भी लेकर जा सकता हूँ, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत दिनों तक कोई नहीं आया। अब सभी सोचते थे भला मृत्यु उपरांत कोई अपने धन को कैसे ले जा सकता है। एक दिन एक ऋषि आए। उन्होंने उससे पूछा कि आप कभी अमेरिका गए हो? तो उसने कहा, हाँ, बहुत बार। हाल ही में मैं अमेरिका से आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ रुपया चलता है? तो उसने कहा, नहीं, वहाँ तो डॉलर चलता है। रुपये को डॉलर में रूपांतरण करना पड़ता है, फिर वह वहाँ चलता है। फिर इस बात पर ऋषि ने कहा, ठीक उसी प्रकार आप जितना अधिक दान करेंगे उसका अधिक आपको मृत्यु उपरांत प्राप्त होगा। दान इस सांसारिक दुनिया में रूपांतरण का काम करता है। अगर आप समर्थवान नहीं हैं तो आप खुद की मदद करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित रखकर यह संक्रमण रोक सकते हैं। इससे हम लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं।
इसके लिए डबल मास्क या एक अच्छे सिंगल मास्क का इस्तेमाल करें। मिनट मिनट पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। घर को वापस आते ही गर्म पानी से स्नान करें और जाते वक्त भी अच्छे से स्नान करके जाएं, जिससे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अगर आवश्यकता न हो तो घर पर ही रहिए। हमें सरकार के अभियान में सहयोग करना चाहिए। इस महामारी की दौर में कई लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं और मसीहा बनकर उभर कर आए हैं। उनमें सोनू सूद, रोटी बैंक चलाने वाले किशोर कांत, नर्स सोनम गुप्ता एवं कई अन्य। आइए उनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन की वजह से हजारों प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान के बाद से ही अंतर्राज्यीय और रेल सेवाएं बंद कर दी गई थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाने से के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसी संकट की घड़ी में सोनू सूद मजदूरों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से खास अनुमति लेकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कई बसों का इंतजाम करवाया। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के कई मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम कराया था। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए एक बेहद भावुक सफ़र रहा है। सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर जाते मजदूरों को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं तब तक उन्हें घर पहुंचाने में मदद करता रहूँगा जब तक आखिरी मजदूर अपने परिवार से न मिल जाए। 46 वर्षीय सोनू सूद ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद की है। इससे पहले उन्होंने पंजाब के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1500 पीपीई किट भी दान किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई का अपना होटल स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए भी दिया है। सोनू सूद रमज़ान के महीने में भिवंडी इलाके में हज़ारों गरीबों और प्रवासी मजदूरों को खाना भी खिला रहे हैं। उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नारियल फोड़कर मजदूरों को बस से विदा करते नजर आ रहे हैं। उनकी यह दरिया दिली पूरे ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। लोग उनकी तारीफ में पोस्ट कर रहे हैं, मीम्स और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का तो पता नहीं, मगर सोनू सूद ने हज़ारों प्रवासी मजदूरों के लिए वैक्सीन का काम किया है। ट्विटर यूजर्स से भी ये भी कह रहे हैं कि फिल्मों में अमूमन खलनायक की भूमिका निभाने वाले सूद असल ज़िंदगी में हीरो हैं। मनीष ने लिखा है, इस वक्त सोनू सूद सबसे अच्छे केंद्र और राज्य सरकार हैं। इतना ही नहीं, लोग उन्हें भगवान तक बता रहे हैं और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर रहे हैं। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने भी सोनू सूद के नेक कामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है और उनके सम्मान में एक डिश बनाई है। उन्होंने ट्वीट किया, सोनू सूद, आप हमें रोज़ प्रेरित करते हैं। इस वक्त मैं आपके काम के सम्मान में कुछ बनाकर आपको खिला नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी एक नई डिश आपको भेज रहा हूँ। इस डिश का नाम मैंने मोगा रखा है। सोनू सूद पंजाब के मोगा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात करते हैं रोटी बैंक चलाने वाले किशोर कांत की, तो वह कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समाज सेवी किशोर कांत तिवारी का कोरोना वायरस से देहांत हो गया है। वो अखिल भारतीय रोटी बैंक ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस को लोग और सरकारें कितने हल्के तरीके से ले रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने कोरोना को बहुत करीब से देखा है। वो लोगों से सावधानी बरतने को कहते हैं। उनका ये वीडियो 11 अप्रैल का है। किशोर कांत ने फेसबुक लाइव कर अपनी व्यथा सुनाई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, जिसमें वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल अभियान चल रहा है, खुद की जान की सुरक्षा अपने हाथ में रखें। इसके बाद वो 12 अप्रैल को एक और फेसबुक स्टेटस डालते हैं और कहते हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। अपने वीडियो में वो कहते हैं, कोरोना के मरीज दुत्कार दिए जाते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी दुर्गति होगी। कोरोना देश में पैर पसार चुका है, इसे हल्के में न ले। हम पहले दिन से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को, ज़रूरतमंदों को अस्पतालों में खाना पहुंचाया। इस दुख की घड़ी में एक दूसरे के हमदर्द बनिए। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। उन्होंने खुद को टाइफाइड होने की भी जानकारी दी थी। एक फेसबुक स्टेटस में वो लिखते हैं, कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई, संभलने का मौका नहीं मिला। एक तरफ लखनऊ KGMU बीमार तो दूसरी तरफ मरीज परेशान। अस्पताल मरीजों से पट चुके हैं। स्थिति कोई 10 दिनों से अपने बेटे की ऑपरेशन के लिए पेड़ की छांव में बीच परिवार संग इंतजार में बैठा, तो कोई बरामदे में ऑक्सीजन की नली लगाकर। किसी की कोरोना रिपोर्ट 3 दिनों में प्राप्त हुई, तो कोई कोविड रिपोर्ट के इंतजार में घंटों धूप में बैठा,
तो किसी मरीज के डॉक्टर कोरोना से संक्रमित होने के कारण नहीं आ रहे हैं, दाह संस्कार के लिए टोकने दिए जा रहे हैं। अब जुबा पर एक ही दुआ, भगवान इस मुसीबत से सभी को बचाएं। उस नर्स की जिसने शादी के 15 दिन बाद ही आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी प्रारंभ किया। इस युद्ध में एक सैनिक की लड़ रही नर्स सोनम गुप्ता की कहानी कुछ अलग है। उनकी 16 जनवरी को ही शादी हुई है। ससुराल 100 किलोमीटर दूर कानपुर में है। शादी के बाद ससुराल में 15 दिन ही बीते थे कि सोनम ने 2 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कोरोना संकट आते ही फरवरी के अंत में उनकी ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फफूंद से दिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने का फरमान आया। उन्होंने अपने सास ससुर और पिता हिमांशु को इस बारे में बताया। उन्हें समझाया कि 14 दिन की ड्यूटी के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, लगभग 1 माह की दूरी, साथ ही खतरा भी। सोनम के जज्बातों में कोरोना के इस युद्ध में सिपाही की जिम्मेदारी भी झलक रही थी। ससुराल वालों ने उन्हें रजामंदी दे दी। 2 अप्रैल से वह आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। यहाँ कस्बे में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी हुआ है। सोनम कहती हैं कि हमने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सभी मरीजों को कानपुर भेज दिया गया है। खास बात यह है कि सोनम का मायका अस्पताल से 500 मीटर की दूरी पर ही है। वह वहाँ भी नहीं जा सकती है, न ही कोई उनसे मिलने जा सकता है। वह अपने पति से वीडियो कॉलिंग से बात कर मन को तसल्ली दे देती हैं। अब बात करते हैं अगले पुरुष की, जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर से अस्पताल और अस्पताल से क्वारंटाइन सेंटर, डॉक्टर गोपाल सारस्वत और उनकी टीम का फ़िलहाल यही रूटीन था। अब जब चारों रोगियों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो सभी उत्साहित हैं। जब से CHC को कोविड-1 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और शासनी में मिले चारों संक्रमित रोगी इस अस्पताल में दाखिल कराए गए तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। उनके साथ साथ 25 सदस्यीय टीम इस अस्पताल में ड्यूटी कर रही है। डॉक्टर गोपाल कहते हैं 4 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इस बात की बेहद खुशी है। अब अगले पुरुष की बात करते हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने का संदेशा जब डॉक्टर दर्शन बजाज को मिला तो मां के बीमार होने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाए। पत्नी डॉक्टर मोना बजाज की भी ड्यूटी क्वीन मैरी अस्पताल में लगी है। डॉक्टर बजाज ने मां को दवाई देने के बाद 1.5 साल की बेटी को उनके पास छोड़ कोरोना वार्ड आ गए। 7 दिन वार्ड की ड्यूटी करने के बाद अब क्वारंटीन में है। डॉक्टर दर्शन बजाज बताते हैं कि वार्ड में कई बार साथी कर्मचारी नर्वस नजर आए तो उन्हें डांस कर प्रोत्साहित किया। विभिन्न फिल्मों के डायलॉग बोलकर उनका हौसला बढ़ाया। नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सफाई कर्मियों का भी मनोरंजन कर उत्साह बढ़ाते हैं। बात करते हैं अगले योद्धा की। यह ऐसी कोरोना योद्धा है जिसमें उनका परिवार भी युद्ध लड़ने में जुटा है। सेवा भाव देखिए, पति के साथ बच्चे भी पीछे नहीं हैं। स्टाफ नर्स सरिता बखूबी परिचित है कि अस्पताल में आने वाले गरीबों की हालत क्या होती है। वह इस महामारी के बीच मास्क कहां से खरीद पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से ही कवायद शुरू की। वह रोज़ ड्यूटी खत्म करने के बाद पति राघवेंद्र और बेटी सृष्टि और बेटे आयुष के साथ मास्क बनाती हैं। पति रॉ मटेरियल लाते हैं, वह सिलाई करती हैं। दोनों बच्चे उनकी मदद करते हैं। उन्हें अस्पताल में आते या जाते वक्त कोई भी ज़रूरतमंद दिखता है उसको मास्क मुफ्त में देती हैं। उनके परिवार की ही मेहनत है कि 3 दिन के अंदर अब तक 100 से ज़्यादा मास्क वह बांट चुकी हैं। अब तो कॉलेज के कर्मचारी भी उनकी मास्क बांटने में मदद करते हैं। कई मास्क उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी दिए हैं। इस महामारी को हराने में उनके नन्हे योद्धा भी जुटे हैं। बात करते हैं अगले योद्धा की। लॉकडाउन की शक्ति के बीच एक पुलिस अधिकारी ऐसे भी हैं जो रोज़ाना घर से खाना बनवा कर ला रहे हैं। यह खाना उनका अपना टिफ़िन नहीं बल्कि बेसहारा लोगों के लिए है। राजिंदर सिंह घर से दर्जनों लोगों का खाना बनवा कर लाते हैं। यह खाना वे मंदबुद्धि और बेसहारा लोगों को परोसते हैं। राजिंदर सिंह ने कहा, थाना परिसर से घर दूर नहीं है। बहुत से कर्मचारी घरों से दूर ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा घर नज़दीक है तो ऐसे लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी महसूस हो रही है जो खुद काम करने की स्थिति में नहीं है। भूखे को खाना खिलाकर संतुष्टि मिलती है। बात करते हैं अगले योद्धा की। पहले राष्ट्रहित बाद में परिवार। डॉक्टर विजेंद्र कुमार का परिवार मेरठ में है। छुट्टी में लगभग हर सप्ताह घर जाकर माता पिता से मिलते थे, लेकिन 14 मार्च को जब यह जिम्मेदारी मिली तब से वह घर नहीं गए। जनपद का पहला केस कैराना निवासी कोरोना संक्रमित युवक जब से ठीक हुआ है तब से उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई है।
आइसोलेशन वार्ड में एक बार मरीजों की संख्या 6 हो गई थी, लेकिन उन्होंने और स्टाफ ने दिन रात उनके बीच रहकर उनका उपचार और देखभाल करने में जुटे रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने कहा कि वे अपने 1 माह के वेतन से मास्क और सैनिटाइजर का लोगों को वितरण करेंगे। जहां इतने मसीहा इस कोविड महामारी में उभर कर आए, उसमें एक नाम हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी आता है। उन्होंने अपनी IPL की पूरी खरीद, जो कि 15 करोड़ रुपए है, उसे ऑक्सीजन और कोविड क्राइसिस में दान कर दिया। सच में इनका दिल सोने का है। साथ ही हमारे कप्तान विराट कोहली ने 21 करोड़ रुपए PM केयर्स में डोनेट किया है। बात करें तो 2 विदेशी क्रिकेटर भी इस दौर में भारत की मदद कर रहे हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और वह और कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया के 2 गेंदबाज पैट कमिंस और ब्रेट ली हैं। पैट कमिंस ने इस अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने $50,000 ऑक्सीजन सिलेंडर में भारत की मदद करने के लिए दिए हैं। साथ ही ब्रेटली ने अपने 41.02 लाख रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भारत को डोनेट किए हैं। हमें इन दोनों का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में हमारे देश की इतनी बड़ी सहायता की है। इधर खबर एक खूब वायरल हो रही थी, जिसमें दिल्ली की एक महिला मास्क न पहनने पर पुलिस से बदतमीजी कर रही थी। वह अपने UPSC मेंस क्लियर करने की बात को बार बार बता रही थी, साथ ही अपने पहुंच को भी दिखा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने UPSC मेंस क्लियर कर लिया तो कोई क्या तीर मार लिया? आप भगवान हो गए क्या? आप जो बनने जा रहे हो उसकी भी यही कर्तव्य है और आप खुद ही न पालन करने का रौब झाड़ रहे हो। पुलिस वाले वहाँ रोड पर क्रिकेट नहीं खेलते, वह भी अपने परिवार को छोड़ अपने जान को जोखिम में डाल सुबह से रात तक काम करते हैं। हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। और पुलिस वालों से भी यह अनुरोध है कि वह बर्बरता पर न उतरे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्य को अंजाम दें। दुनिया के विभिन्न देशों ने लगभग 40 देशों ने मदद के लिए अपना हाथ भारत की ओर बढ़ाया है। उसमें से कुछ ने तो अपनी मदद पहुंचाई भी है। उनके नाम और उनके बारे में सुनते हैं। उनमें पहला नाम आता है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने 3 जहाज भर के इमरजेंसी हेतु सेवाएं भेजी हैं और भी कई सेवाएं अगले सप्ताह तक आएंगी। और उसने यह भी वादा किया है कि वह भारत को COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए $100 मिलियन का सहयोग देगा। दूसरे देश हैं UK यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने 3 जहाज भर 400 से ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजा है। तीसरे देश हैं UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 157 वेंटिलेटर्स, 480 बाईपैप्स और भी कई ज़रूरी मेडिकल सेवाएं उन्होंने भेजी है। साथ ही 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भी दुबई से आया है। चौथे देश हैं रशिया, जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर और मेडिसिन का सहयोग किया है। 5वां देश है ताइवान, जिसने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर से भारत की मदद की। और भी कई देश हैं जो कि आने वाले समय में भारत की मदद करेंगे। मैं उन सभी देशों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। हमें डॉक्टर पर विश्वास रखना चाहिए, उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं डॉक्टरों को भी कहना चाहता हूँ कि वह लोगों की मजबूरियों को समझें, उनका गलत फ़ायदा न उठाएं। सरकार से भी यह गुजारिश है कि वह यथासंभव ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, वेंटिलेटर, बेड्स, इंजेक्शन, मास्क, सैनिटाइज़र, फेस कवर राज्यों को जल्द से जल्द मुहैया कराएं
और राज्यों से भी गुजारिश है कि वह उस वैक्सीन और भी कई ज़रूरी मेडिकल सेवाओं को बर्बाद न करे, बल्कि उनका संरक्षण एवं सावधानी से इस्तेमाल करें। आज जहां एक बेड पे 2-3 पेशेंट हैं, इस स्थिति को दूर करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्थलों को तत्काल कोविड अस्पताल में तब्दील कर दे और वहां बेड्स और अनावश्यक चीज़ों की व्यवस्था अति शीघ्र करने की कृपा करें। साथ में मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि अपने बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन सेफ़ है और यह हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर विश्वास करें। इससे मुझे एक बात याद आती है, अगर किसी इंसान को यह कहा जाए, अगर उसे बुखार है तो उसे एक प्रिस्क्राइब्ड दवाई दिए जाए और उसे कहा जाए कि 3 दिन खा कर देखिए कहीं ठीक हो जाए, और उसे एक रैंडम दवाई दिया जाए और कहा जाए कि 100% इससे ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वह किससे ठीक हो जाएगा? तो वह रैंडम दवाई से जल्दी ठीक होगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह 100% उसे ठीक कर देगा। इसी प्रकार हमें भी वैक्सीन लेने से पूर्व अगर हम चाहते हैं कि एंटीबॉडीज़ हमारा बने, तो हमें वैक्सीन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यह हमारा सब थॉट प्रोसेस पे वर्क करता है। हमारी सराउंडिंग कैसा है, हमारे सराउंडिंग पे फुल्ली डिपेंडेंट है। इसलिए हमें अपने वैक्सीन पर विश्वास करना चाहिए और अपने बारी आने पर इसे यथाशीघ्र अवश्य लेना चाहिए। एक कविता इस दौर पर कुछ इस प्रकार है। अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया और गरीब है अपने सोमवार के इंतज़ार में। अब अमीर का हर दिन सहपरिवार हो गया और गरीब है अपने रोज़गार के इंतज़ार में। अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी के प्राणों को सलामत रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई छोटी या बड़ी वीडियोस मेरी आप तक पहुंच जाए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।